नमस्कार, मैं लक्ष्मी उपाध्याय आपके समक्ष एक और व्याकरण का अंग लेकर उपस्थित हुई। हिंदी भाषा पद्य और गद्य ऐसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पद्य का अर्थ कविताएं, छंद, काव्य इत्यादि और गद्य का अर्थ कहानियां, निबंध इत्यादि। हिंदी की किसी भी प्रकार की परीक्षा में अपठित गद्यांश का बहुत महत्व होता है। 9वीं की तथा 10वीं की परीक्षाओं में 100 में से पूरे 10 मार्क्स इसे मिलते हैं। इसका अर्थ हुआ कि बिना कुछ याद किए हुए हमें अपठित गद्यांश से 10 अंक मिल सकते हैं। हमें केवल इतना करना है कि अपठित गद्यांश को मेरे बताए हुए सरल तरीके से पढ़ना और समझना है। इसके बाद उसके नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अपने तरीके से लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं दावा करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपठित गद्यांश में पूर्ण अंक प्राप्त करने में निपुण हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपठित शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अधन पठित, जिसमें अ का अर्थ होता है नहीं और पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ। तो अपठित का अर्थ हुआ जो नहीं पढ़ा गया हो। गद्य का अंश यानी गद्य का एक हिस्सा जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के बाहर से यानी पाठ्यक्रम सिलेबस के बाहर से पूछा जाता है। अपठित गद्यांश भाव ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। भाव ग्रहण, आप इसे पढ़कर क्या अर्थ ग्रहण करते हैं या क्या समझते हैं, यही उसका मतलब होता है। तीसरी बात, इसके लिए नैतिक मूल्यों पर आधारित किसी कहानी का चयन किया जाता है। चयन करना मतलब चुना जाता है। चौथी बात, ज्वलंत विषयों यानी कि करंट अफेयर्स पर आधारित किसी लेख को भी प्रश्न पत्र में दिया जा सकता है। अतः छात्रों को चाहिए कि बार बार अपठित गद्यांश को हल करने का अभ्यास करें, यानी खूब प्रैक्टिस करें। अपठित गद्यांश के लिए दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। पहला, अपठित गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार अवश्य पढ़ें। दूसरा, पढ़ते समय एकाग्र मन यानी कि फुल कंसंट्रेशन से महत्वपूर्ण स्थानों पर पेंसिल से चिन्हित यानी अंडरलाइन करें। तीसरा, यदि किसी शब्द का अर्थ समझना है तो उसका अर्थ गद्यांश के संदर्भ में यानी कॉन्टेक्स्ट में ही निकालें। चौथा, अपठित गद्यांश को पढ़कर भाव यानी कि फीलिंग्स या वैल्यू जो है उसके अंदर उसे ग्रहण करें। पांचवा, गद्यांश अथवा कहानी का शीर्षक कम से कम यानी मिनिमम शब्दों में लिखें। छठवा, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस की कमी के कारण अधिकांश छात्र शीर्षक टाइटल के स्थान पर गद्यांश से प्राप्त सीख यानी मूल्य वैल्यू लिख देते हैं, तो वह गलत है। तो सीख की जगह को सीख ही लिखना है और शीर्षक की जगह पर आपको शीर्षक ही लिखना है। सातवीं बात, अतः अभ्यास आवश्यक है। अपठित गद्यांश की सीख हमेशा अपने शब्दों में लिखनी चाहिए यानी कि अपने ओन वर्ड्स में होनी चाहिए। आठवीं बात, किसी भी उत्तर को लिखने से पहले प्रश्न को एक बार पुनः ध्यान से पढ़ना चाहिए। 2 गद्यांश और उसके प्रश्न उत्तर आपके अभ्यास के लिए मैंने यहाँ दिए हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनें। अपठित गद्यांश 1, इसका प्रश्न इस तरह आता है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। उत्तर यथासंभव आपके अपने शब्दों में होने चाहिए। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा था। उन्होंने अपने देश की वन संपदा
का संरक्षण ही नहीं संवर्धन भी किया। उन्होंने देश में पाई जाने वाली प्रत्येक वनस्पति के औषधीय गुणों के बारे में परीक्षण किया। सोम जैसी संजीवनी वनस्पति की प्रशंसा में प्रार्थना मंत्रों की रचना की। तुलसी, कदली, आंवला, बहेड़ा, हरडा, कदम, अशोक, बिलव, वट, पीपल, शालमली आदि वृक्षों की पूजा सेवा का विधान बनाया। नीम के बारे में घोषित किया गया कि सर्व रोग हरो निम्ब। वृक्ष लगाने को पुण्य और उसे काटने को पाप कहा गया। बच्चा पेड़ को काटना शिशु हत्या जैसा जघन्य अपराध माना गया। भारत में वनों के विनाश का सिलसिला अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने आबनूस और महोगनी जैसी कीमती लकड़ी का तो सफाया ही कर दिया, रेल के स्लीपरों के लिए टीक सागौन की अंधाधुंध कटाई हुई। तारपीन का तेल और बिरोजा प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर देवदार के स्थान पर सत्यानाशी चीड़ लगाया गया। परंतु अंग्रेजों ने वन संरक्षण को भी महत्व दिया। सब जगह जगह सघन और विशाल वन प्रदेशों के अतिरिक्त प्रायः 20 से 25 कोस यानी 30 से 35 किलोमीटर के बीच 2 से 4 छोटे छोटे वनखंड थे। कहीं कहीं गांव का अपना वनखंड भी होता था। इनकी सुरक्षा का भार गांव की पंचायतों पर था, परंतु स्वतंत्रता के बाद यह वनखंड प्रांतीय सरकार की संपत्ति हो गए और यहीं से इनकी अंधाधुंध कटाई का जघन्य सिलसिला शुरू हो गया। आज स्थिति यह हो गई है कि वनखंड उजाड़ हो गए हैं। स्थानीय दादा लोगों, ठेकेदारों और अधिकारी वर्गों की मिलीभगत से धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। मुट्ठी भर स्वार्थी लोगों की चांदी बन रही है। सरकारी वन संपत्ति सरेआम लुट रही है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस लूट में हमारे प्रजातंत्र के प्रहरी भी शामिल है। परंतु हर बात की हद होती है। उत्तरांचल के पर्वतीय लोगों ने, विशेषकर महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाकर इस लूट को चुनौती दी है। गांधी जी के हरिजन उद्धार, स्वदेशी प्रचार और विदेशी बायकॉट, गो रक्षा, खादी प्रचार जैसे आंदोलन के बाद या तो विनोबा जी के भूदान आंदोलन ने देश विदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया, या वनों और पर्यावरण के उद्देश्य से किए चिपको आंदोलन ने। जोधपुर राज्य में 300 वर्ष पूर्व विश्नोई जाति के लोगों ने भी खेजड़े की वृक्षों की रक्षा के लिए ऐसा ही आंदोलन चलाया था। संतोष की बात है कि आज लोगों का और सरकार का ध्यान वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम की ओर गया है। आशा है कि हम अपने इन परम उपकारी बंधुओं का संरक्षण तथा संवर्धन करेंगे तथा देश के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखेंगे। वृक्ष को एकदम काटने की अपेक्षा आयु भर उससे ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, फल फूल, बीज तेल, लकड़ी प्राप्त करते रहने में तथा सूखने के बाद उससे सूखा काठ प्राप्त करने में अधिक लाभ है। उसे एकदम काटना तो ऐसा ही मूर्खतापूर्ण कार्य है जैसा कि एक बार में ही सारे अंडे प्राप्त करने की आशा में मुर्गी का पेट चीर देना। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न 1, हमारे पूर्वजों ने किसके महत्व को किस प्रकार समझा? उत्तर, हमारे पूर्वजों ने पेड़ पौधों के महत्व को समझा। उन्होंने वनस्पति के औषधि गुणों का परीक्षण किया, उसके लिए प्रार्थना व मंत्रों की रचना की, पूजा सेवा का विधान बनाया। वृक्ष लगाने को पुण्य और काटने को पाप कहा गया। इस प्रकार उन्होंने वन संपदा का संरक्षण ही नहीं संवर्धन भी किया। प्रश्न 2,
स्वतंत्रता के पश्चात भारत में वनों की क्या स्थिति है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। स्वतंत्रता के पश्चात वन खंड प्रांतीय सरकार के अधिकार में आ गए। उन्होंने अपने फायदे के लिए इन वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी। इसमें स्थानीय दबंग, ठेकेदार और अधिकारी वर्ग सभी की मिलीभगत है। इन स्वार्थी लोगों के कारण कई वन उजाड़ हो गए हैं। प्रश्न 3। भारत में वनों का विनाश कब प्रारंभ हुआ और क्यों? उत्तर। भारत में वनों का विनाश अंग्रेजों के आने के बाद प्रारंभ हुआ। रेल के स्लीपरों के लिए टीक और सागौन के वृक्षों की कटाई हुई। कीमती लकड़ी के वृक्ष जैसे आबनूस व महोगनी को भी कटवा दिया गया। उन्होंने देवदार जैसे वृक्ष के स्थान पर अनुपयोगी किसी चीड़ के वृक्ष लगाए। प्रश्न 4। चिपको आंदोलन किसने, कहां चलाया और क्यों? उत्तर। चिपको आंदोलन उत्तरांचल के पर्वतीय लोगों ने, विशेषकर महिलाओं ने चलाकर वनों के लूट को चुनौती दी थी। चिपको आंदोलन इसलिए चलाया गया ताकि इससे सरकारी वन संपत्ति, वन संपदा, पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन मिले और देश विदेश के लोगों का ध्यान वन संपदा के प्रति आकर्षित हो। प्रश्न 5। हम अपने उपकारी वृक्षों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? उन्हें उपकारी क्यों कहा गया है? उत्तर। हम वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाकर वृक्ष की रक्षा कर सकते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, फल फूल, बीज तेल और लकड़ी देते हैं। इसके अलावा यह हमें और भी जीवन उपयोगी वस्तुएं देते हैं, इसलिए इन्हें उपकारी कहा गया है। अपठित गद्यांश 2। आलसी मनुष्य अपना दुश्मन तो होता है, समाज का भी दुश्मन होता है। वह समस्त समाज की घृणा का पात्र होता है। आलसी भी चाहता है कि वह अन्य नागरिकों की भांति परिश्रम करे, परंतु आलस्य तो पहले ही उसकी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्ति का पूर्ण रूप से शोषण कर चुका होता है। आलस्य न उसे उठने देता है और न कोई काम ही करने देता है। समाज के अन्य मनुष्य तो मेहनत करके समाज और राष्ट्र को ऊंचा उठाने में, उसकी महत्ता को बढ़ाने में निरंतर अपना उपयोग देते रहते हैं, जबकि आलसी समाज विरोधी तत्वों जैसे चोर, डाकू, जुआरी, शराबियों की भांति राष्ट्र को खोखला बनाता रहता है। कर्मवीर मनुष्य का जीवन अत्यंत सुलभ रहता है। उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। उसका जीवन निरर्थक बनकर नहीं रह जाता। संसार की सुख संपत्ति, वैभव, समृद्धि स्वयं ही कर्मण्य मनुष्य के पास चली आती है। भयानक विपत्तियां और कठिनाइयां भी उसे अपने पद से विचलित नहीं कर सकती। इस अपठित गद्यांश से प्रश्न नंबर 1। उपर्युक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। एक आलसी व्यक्ति समाज, राष्ट्र को ऊंचा उठाने की बजाय उसे तहस नहस कर देता है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। कर्मठ व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सुख संपदा पाता है। विपरीत परिस्थितियां भी उसे डिगा नहीं पाती। प्रश्न 2। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है आलसी और कर्मवीर। प्रश्न 3। आलसी और कर्मवीर के अंतर को बताइए। उत्तर। आलसी आलस्य के कारण कुछ नहीं कर पाता और समाज तथा देश की जड़ों को खोखला करके तहस नहस कर देता है, जबकि कर्मवीर सभी क्षेत्रों में अपने प्रयास से सफलता प्राप्त करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वह सुख संपन्नता प्राप्त करता है। वह विपरीत परिस्थितियों से भी जूझता है। प्रश्न 4। निरंतर और सुलभ का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए।
उत्तर निरंतर। निरंतर अभ्यास करने से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सुलभ, कर्मठ व्यक्ति को सफलता सहज ही सुलभ है। प्रश्न 5, शारीरिक मानसिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है और निरर्थक परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर शारीरिक और मानसिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है। निरर्थक में निर और परिश्रम में परि उपसर्ग लगा है। दर्शकों, यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी और इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसा करने से आपको मेरी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।